मैं अभी 5 घंटे तक बात करती हूँ, मेरा लेक्चर हो रहा है। हाँ। क्लास, अब मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो, क्लास, अभी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, 1 मिनट तो मिल गया है, मतलब एक को आ रही है तो इंशाल्लाह सबको आ रही होगी। तो क्लास में अपना लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। ये रिप्लेस किया है मैडम रुबीना ने मेरे साथ, इसलिए मेरा लेक्चर पहले हो रहा है। तो इसमें इम्यूनिटी में हमारा जो एक टॉपिक रह गया था उसमें है वैक्सीनेशन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, बट इसमें थोड़ा सा ये है कि आपके जो सिलेबस में उसमें इनका डिफ्रेंशिएट करके लिखा हुआ है कि इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके क्लास, सबसे पहले व्हाट इज़ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया था कि इम्यूनाइजेशन जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी में आ रही है, कौन सी टाइप में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आ रही है। उसमें हमने इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ा था जिसमें एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी पढ़ी थी। तो इसमें जो इस आज टॉपिक कवर होगा वो है वैक्सीन। व्हाट इज़ वैक्सीन? Vaccine is suspension or fraction of organisms that is used to induce immunity. ओके क्लास, वैक्सीन जो है वो बेसिकली क्या है? सस्पेंशन और फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ यूज्ड टू इंड्यूस इम्यूनिटी। तो बेसिकली जो हम इम्यूनिटी इंड्यूस करवाने के लिए वैक्सीन दे रहे होते हैं उसमें जो है पार्ट ऑर्गेनिज्म का होता है, उसका या तो एक छोटा सा पार्ट होता है या वो सस्पेंशन फॉर्म में होता है। तो सस्पेंशन और फ्रैक्शन क्या है? सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिज़ोल्व। तो सोल्यूट इसमें कौन सा होगा? वैक्सीन में सोल्यूट पार्टिकल कौन से हैं? वो ऑर्गेनिजम्स हैं या वो एंटीजन है, पैथोजन है जिसके अगेंस्ट, जिस डिजीज़ के अगेंस्ट हमने इम्यूनिटी डेवलप करवानी है। तो ये जो एंटीजन है वो डिज़ोल्व नहीं हुआ होता इन द सॉल्वेंट और ये फ्रीली मूव कर रहा होता है, फ्रीली रोटेट कर रहा होता है मीडियम में, मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर जो हमने एंटीजन है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता वैक्सीन के अंदर। इसमें सेकंड टर्म जो मैंने यूज़ की है वो है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। होल क्या है? पूरा सॉल्यूशन है वैक्सीन का, उसके अंदर जो पार्ट है वो जो है वैक्सीन का पार्ट जो है वो एक एंटीजन है या फिर पैथोजन है, वही जिसके अगेंस्ट हमने इम्यूनिटी डेवलप करनी है। फॉर एग्जांपल हमने मीज़ल्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करवानी है तो मीज़ल्स का ही जो एंटीजन है, मीज़ल्स का ही जो वायरस है, उसकी जो हमने विरुलेंसी बहुत ज़्यादा कम करके जो है उसे वैक्सीन के अंदर इंसर्ट किया होता है। सस्पेंशन क्लास, किसी ने मुझसे पूछा है कि सस्पेंशन क्या है। तो वैक्सीन में जो मैंने 2 टर्म्स यूज़ किए हैं वो है सस्पेंशन और फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स को लेकर चलें तो आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अगेंस्ट जो है हमने इम्यूनिटी डेवलप करवानी है। वैक्सीन में बेसिकली क्या होता है, जैसे पोलियो की वैक्सीन है तो उसमें पोलियो का ही जो वायरस है उसी को ही वही ऑर्गेनिजम्स जो है वो हम यूज़ करते हैं वैक्सीन बनाने में। जो हम पोलियो की वैक्सीन लगा रहे होते हैं उसमें बेसिकली होता पोलियो का ही वायरस है, बट वो उसकी इम्यूनिटी जो है वो इतनी, उसकी विरुलेंसी इतनी कम कर दी गई होती है कि वो बॉडी में जाकर डिजीज़ पोलियो कॉज नहीं करता। उसका फंक्शन क्या होता है कि उसने जाकर जस्ट हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना होता है और वो इतना एक्टिवेट होता है कि जस्ट उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं, डिजीज़ कॉज नहीं करता। तो इस तरह अगर हम ऑर्गेनिजम्स को लेकर चलें तो वैक्सीन के अंदर जो है एक स्मॉल पार्ट जो है वो उस ऑर्गेनिजम्स का होता है जिसके अगेंस्ट हमने वैक्सीन इंसर्ट करनी होती है। ओके क्लास, अब क्लियर है आपको? सस्पेंशन क्या है कि सॉल्यूशन में जो स्मॉल पार्ट है उस वो स्मॉल पार्ट क्या है, उसी ऑर्गेनिज्म का है, पैथोजन का है।
उसके बाद वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। व्हाट इज़ वैक्सीनेशन? प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द वैक्सीन, जो हमने द वैक्सीन बनाई है उसी को जब हम बॉडी में इंसर्ट करते हैं, दैट ट्रिगर्स एन इम्यून रिस्पॉन्स एंड प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम डिजीजेज इज कॉल्ड वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। ठीक है क्लास, इसी वैक्सीन को जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी में तो इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कह रहे हैं। क्लियर? उसके बाद है व्हाट आर पर्पसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन। हम इम्यूनाइजेशन क्यों करवाते हैं, वैक्सीन क्यों करवाते हैं? आपने देखा होगा कि बच्चों को जो है उनकी डोसेज ज़रूर लगवाते हैं, तो उनकी वैक्सीन हम क्यों करवा रहे होते हैं? बेसिकली इनका पर्पस ये होता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट सीरियस डिजीज़ेस, जो कि अभी न्यू बॉर्न बेबी है उसमें कोई डिजीज़ नहीं है बट फ्यूचर में उससे डिजीज़ेस हो सकती हैं, उनसे प्रोटेक्शन के लिए जो है हम उसकी वैक्सीन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वैक्सीन करवाते हैं। इसके अलावा सेकंड इसका पर्पस ये है इमीडिएट प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस। एक तो ये है कि लॉन्ग टर्म हमने प्लान किया है जैसे इन फ्यूचर कोई डिजीज़ नहीं हो। सेकंड ये है कि इमीडिएट हमें प्रोटेक्शन चाहिए कि जैसे किसी को स्नेक बाइट हुआ है तो उसके अगेंस्ट जो है हमने एंटीबॉडीज़ बॉडी में इंसर्ट करनी होती है। तो ये जो है पैसिव इम्यूनिटी की फॉर्म में जो है इमीडिएट प्रोटेक्शन जो है डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए भी हम वैक्सीन लगाते हैं, जिसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ इंसर्ट करेंगे। ये शॉर्ट टर्म के लिए है। उसके बाद थर्ड इसका पर्पस ये है प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस टू अदर्स। फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, ये हमने पढ़ा था कि बीसीजी और मीजल्स के अगेंस्ट जो है हम वैक्सीन करवाते हैं, तो ये कम्युनिकेबल डिजीजेज है, तो हम एक तरह से इसका पर्पस जो है प्रिवेंशन भी है कम्युनिकेबल डिजीजेस का। फोर्थ इसका ये है अल्टीमेटली इरेडिकेशन ऑफ डिजीज़ फ्रॉम वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल जैसे स्मॉल पॉक्स, आपने देखा होगा कि सबसे पहले वैक्सीन जो बनी थी वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट बनी थी। तो अब एक ये जस्ट वन डिजीज़ है जो कि इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। तो हमारा अल्टीमेट जो लॉन्ग टर्म का पर्पस इस वैक्सीन को क्या है, वैक्सीन करने का क्या है कि वैक्सीन के थ्रू जो है उस डिजीज़ को हम आने से प्रिवेंट करें और लॉन्ग टर्म में क्या है कि वो इस दुनिया से ही इरेडिकेट हो जाए। क्लियर क्लास? क्लास वैक्सीन जो है, वैक्सीन लगवाना एक हम जस्ट ये है कि हमारा काम क्या होता है कि हमने जस्ट वैक्सीन लगवाना होता है, बट वैक्सीन जो हम लगवा रहे होते हैं उसका बिल्कुल सही होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अदरवाइज़ वैक्सीन की मतलब स्टोरेज में या ट्रांसपोर्ट में कुछ भी इशू आता है तो आप वैक्सीन लगवा रहे हैं तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इनफैक्ट उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर आएंगे बट उसमें जो बॉडी के डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट हैं वो नहीं आते, इसलिए वैक्सीन की केयर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें मैंने बताया है कि वैक्सीन को हम किस तरह सेफ रख सकते हैं कि एट फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग टिल द टाइम ऑफ इट्स यूज़, कि जब वो बन रही है तब से लेकर जब तक वो हम उसे यूज़ कर रहे हैं, इस दरमियान में जितना भी टाइम है उससे एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए और कुछ कंडीशन से प्रिवेंट करना उसके लिए ज़रूरी है ताकि मतलब वो वैक्सीन जो है वो बिल्कुल ठीक रहे। इसमें सबसे पहले क्या है, टेम्परेचर की बात है। वैक्सीन मस्ट बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन रिक्वायर्ड टेम्परेचर। उसके लिए वैक्सीन की स्टोरेज के लिए टेम्परेचर क्या है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर 2 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो गया है या 8 से ज़्यादा हो गया, इन दोनों कंडीशन में जो हमारी वैक्सीन है वो ख़राब हो जाती है। सेकेंड इसमें इसे हमने कोल्ड चेन, हमने पढ़ा होगा कोल्ड चेन क्या होती है, तो ये बेसिकली कोल्ड चेन है। कोल्ड चेन को हमने मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्सीन के लिए। सेकेंड इसमें बात यह है कि मोस्ट वैक्सीन्स आर कंसिडर्ड टू बी डैमेज्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने ये बताया कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़रा भी टेम्परेचर कम होता है, जैसे कि ये फ्रीजिंग टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो उस पर वैक्सीन्स जो है वो ख़राब हो जाती हैं। और इसका एक ड्रॉबैक ये है कि फ्रोज़न और डैमेज वैक्सीन्स जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज़ हो गई हैं, उसमें कुछ ऐसा डिफरेंस हमें नहीं पता चलेगा कि ये ठीक है या नहीं है, वो एक टाइम के लिए कोल्ड चेन वही होता है। क्लास किसी ने मुझसे पूछा चेन क्या है, कोल्ड चेन वो होती है, कोल्ड चेन मीन टेम्परेचर मेंटेन करना।
जब वैक्सीन बनी है वहाँ से लेकर उस टाइम से लेकर जब तक वो हमारे जैसे देखा होगा कि हर घर में आ रही होती है वैक्सीन, डोर स्टेप्स पर आ रही होती हैं, तो उस टाइम तक वैक्सीन का जो है एक टेम्परेचर जो है उसे मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसको हमने एक चेन का नाम दिया है, ठीक है। और ये ऐसे मैंने बताया कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर भी, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर वो फ्रीज़ हो गई है, तो जब एक बार वैक्सीन फ्रीज़ हो जाती है उसके बाद मेल्ट हो भी जाए तो उसमें जो उसका एक्शन है, जो हम डिज़ायर्ड एक्शन है, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और उसका ड्रॉबैक ये भी है कि उसकी अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं हमें दिखेगा, जिससे हमें पता चल सके कि ये वैक्सीन ख़राब हो चुकी है। थर्ड बात ये है कि अ टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस इज़ एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर वैक्सीन टेम्परेचर मॉनिटरिंग। अब हमें कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर 2 डिग्री और या 8 डिग्री तक ही है, इसी की रेंज में है? तो इसके लिए स्पेशल टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइसेस बने गए हैं, जिसके थ्रू जो है इनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये उसी रेफ्रिजरेटर्स के साथ जो है हम उनकी रेफ्रिजरेटर्स की मॉनिटरिंग, टेम्परेचर मॉनिटरिंग जो है वो हमें साथ-साथ करनी पड़ती है। टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइसेस नीड टू बी एक्यूरेट। अब मॉनिटरिंग के लिए हाँ जी, क्लास किसी ने पूछा है कि वैक्सीन को फ्रीज़ नहीं करना चाहिए क्या? हाँ जी, फ्रीज़ किया तो समझे वो वैक्सीन ख़राब हो गई है। उसे फ्रीज़ होने से प्रिवेंट करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे घर में फ्रिजेस हैं या बाहर जैसे शॉप्स वगैरह में होती हैं, उसमें इसे स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें टेम्परेचर का नहीं पता चलता। अगर हम नीचे वाले पोर्शन में रखेंगे तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो है 2 डिग्री या 8 के दरमियान नहीं होता, सही है। और अगर हम ऊपर रखेंगे, ऊपर फ्रीज़र वाले पोर्शन में रखेंगे तो वहाँ वो फ्रीज़ हो जाएगी, मतलब दोनों कंडीशंस में जो है वो ख़राब हो जाती है वैक्सीन। तो इसे फ्रीज़ होने से प्रिवेंट करना है हमने। तो टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइसेस के थ्रू जो हमने वैक्सीन का टेम्परेचर मॉनिटर करना है। तो अब इस टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस का भी एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस डिवाइसेस में कोई ख़राबी है या जिसकी वजह से वो सही टेम्परेचर शो नहीं कर रहा, तो इससे भी वैक्सीन की जो हमने अच्छा, क्लास मुझसे दरमियान में कमेंट्स कुछ क्वेश्चंस साथ-साथ पूछ रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि जैसे हमने बाहर से वैक्सीन मंगवाई है तो उसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है? तो क्लास आपने देखा होगा कि जब भी वैक्सीन हम खरीदते हैं तो जो फार्मेसी वाले हैं वो इसे एक आइस पैक के अंदर रख कर देते हैं। उस आइस पैक से ये होता है कि उसका टेम्परेचर जो है वो, मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड रेंज है 2 से 8 के दरमियान रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। पर वो फ्रीज़ भी वैक्सीन नहीं होती, वो जो छोटे-छोटे आइस पैक्स होते हैं उसके ऊपर वो हमारी जो वैक्सीन है वो फ्रीज़ नहीं होती। क्लास आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? क्लास मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सना, आप मुझे बताएं आवाज़ आ रही है? ओके। तो क्लास मतलब जो हमें वो वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं उसे प्रॉपर आइस के ऊपर रख कर देते हैं। तो जितने टाइम में हमने यूज़ करते हैं फार्मेसी से परचेज़ करने तक, हमें लगवाने तक जो इसमें टाइम होता है वो इसमें हमने वो स्पेशल आइस पैक के ऊपर रख कर हमें वो वैक्सीन देते हैं, ठीक है। तो इस तरह उसका टेम्परेचर थोड़े टाइम के लिए मेंटेन रहता है और वो फ्रीज़ भी नहीं होता। आइस पैक के ऊपर ज़रूर पड़ी होती है बट वो आइस पैक में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो जो है वैक्सीन को फ्रीज़ कर सके, ठीक है। तो इस टेम्परेचर डिवाइस का होना इम्पोर्टेंट है और इस डिवाइस का एक्यूरेट फंक्शन करना भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके फंक्शनिंग की प्रॉपर चेकिंग के लिए हमें जो है ना वो डिफरेंट टाइम्स में इस टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस को चेक करना होता है। इसके अलावा इसकी जो बैटरी है वो भी उन्होंने कहा है कि वो बैटरी भी एटलीस्ट 6 मंथ बाद जो है वो चेंज कर देनी चाहिए, ठीक है क्लास। उसके बाद ये है कि मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया है, जो डोमेस्टिक जो घरों में है या बाहर रेफ्रिजरेटर्स हैं वो इस वैक्सीन की स्टोरेज के लिए रिकमेंडेड नहीं है। इनके लिए स्पेशल जो पर्पस बिल्ट रेफ्रिजरेटर्स आर द प्रेफर्ड रेफ्रिजरेटर्स फॉर वैक्सीन स्टोरेज। हॉस्पिटल में देखा होगा कि जहाँ पर वैक्सीन लगवा रहे होते हैं या लगवाने जाते हैं, यहाँ ये सेव होती है, वहाँ स्पेशल टाइप के रेफ्रिजरेटर्स पड़े होते हैं। उसमें ही वैक्सीन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया गया होता है और उसी में ही उसे स्टोर करते हैं।
उसके बाद है लॉस ऑफ वैक्सीन इफेक्टिवनेस ड्यू टू एक्सपोजर्स टू एडवर्स कंडीशंस इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। तो इसमें एडवर्स कंडीशंस कौन सी हैं? इसमें क्लास ये बताया है कि जब एक बार वैक्सीन ख़राब हो जाती है तो उसके बाद उसका टेम्परेचर, चाहे हमने जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है 2 से 8 डिग्री है, उसके दरमियान उसके ऊपर भी रखें तो वो वैक्सीन दोबारा से जो है वो अपनी इरिवर्सिबल, मतलब वो रिवर्स नहीं होगी। इरिवर्सिबल मीन्स ये है कि वो एक बार ख़राब हो गई है तो वो ख़राब हो गई है, उसके बाद हम जैसे मर्ज़ी उसको सेव करें या स्टोरेज करें, वो अपना फंक्शन दोबारा से नहीं करती। उसके बाद है स्टाफ हैंडलिंग वैक्सीन मस्ट बी ट्रेंड रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन वैक्सीन स्टोरेज एंड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस इक्विपमेंट मेंटेनेंस। तो इसके लिए जो है इस सारी केयर के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी स्टाफ वैक्सीन को, मतलब वैक्सीन को डील कर रहा होता है, उसका ट्रेंड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। किस किस रिलेटेड इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो उसे टेम्परेचर्स का, ये जो कोल्ड चेन है उसको मेंटेन करने के लिए उसकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसके अलावा हैंडलिंग प्रैक्टिस के बारे में, स्टोरेज के बारे में और इक्विपमेंट के बारे में कि वही जो मैंने आपको बताया है कि उसका इक्विपमेंट, स्पेशल इक्विपमेंट से सेव करते हैं और इसका मॉनिटरिंग डिवाइस के साथ इसका टेम्परेचर जो है रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करते होते हैं। उसके बाद ये बताया हुआ है 1 person in each premises should be designated as the lead and 1 person assigned as backup to monitor vaccine storage and handling practices। इसके बारे में ये कहा गया है कि सिर्फ एक बंदे को हायर नहीं करना चाहिए वैक्सीन डिपार्टमेंट में कि सिर्फ वही सब कुछ देख रहा है। इसमें ये लिखा हुआ है कि एक बंदा एक तो लीड कर रहा है, उसके साथ उसका जो है सपोर्टिंग पर्सन भी होना चाहिए जो उस लीडिंग पर्सन के एब्सेंस में जो है वो सारा काम प्रॉपर तरीके से डील कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा वैक्सीन पड़ी होती है, तो एक जो ट्रेंड बंदा है वो एक दिन एब्सेंट है और उसकी रिप्लेसमेंट कोई न्यू पर्सन चाह रहा है एक दिन की ड्यूटी के लिए, तो उसे नहीं पता चलेगा, वो एक दिन में ही सारी वैक्सीन ख़राब कर सकता है अगर उसका टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं कर रहा, सारे स्टैंडर्ड्स जो प्रोटोकॉल हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा। तो जस्ट एक दिन की वजह से, एक बंदे की वजह से सारी वैक्सीन ख़राब हो सकती हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि जिनकी भी इधर ड्यूटीज़ लगाएं तो वहाँ पर 2 ट्रेंड बंदे लाजमी होने चाहिए कि एक की एब्सेंस में दूसरा कवर कर सके। ओके क्लास, तो अब तक मैंने जो आप लोगों को बताया है वो वैक्सीन के बारे में बताया है कि वैक्सीन में जो हम वैक्सीन लगाते हैं उसमें बेसिकली जो वैक्सीन लगवाते हैं उसमें वही ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अगेंस्ट हमने वैक्सीन लगवानी होती है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे पोलियो की लगवा रहे हैं तो इसमें पोलियो का ही वायरस होता है, मीज़ल की लगवा रहे हैं तो इसमें मीज़ल्स का ही ऑर्गेनिज्म होता है। क्लियर क्लास? तो उसकी स्मॉल क्वांटिटी होती है उस मिक्सचर के अंदर। ओके क्लास, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन टाइप्स हैं। इसमें जो है मैंने 4 डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया। सबसे पहले जो है वो है वूल बैक्टीरियल सेल्स हैं और वूल वायरल पार्टिकल्स हैं कि मतलब किस वैक्सीन में वूल बैक्टीरियल सेल्स, मतलब कि पूरा का पूरा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, पूरा का पूरा वायरस प्रेजेंट है। जब भी वैक्सीन बनाते हैं या तो पूरा बैक्टीरिया डालते हैं या इसका कुछ पार्ट डालते हैं, स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट। जैसे ये इस वैक्सीन में पूरे का पूरा बैक्टीरिया हम इंसर्ट करते हैं। पूरे का पूरा बैक्टीरिया जब हम बॉडी में डालेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो आपको लगता है कि उसे वो डिजीज़ नहीं होगी। हमने इस कंडीशन में ये जो ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन है, आपको लगता है इसमें ट्यूबरकुलोसिस ही, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ही बैक्टीरिया होता है, बट उस बैक्टीरिया की जो एफिशिएंसी है या जो उसकी विरुलेंसी है वो इतनी कम की होती है कि वो जो है हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज नहीं करेगा। ठीक है, तो जो जिसमें पूरा बैक्टीरिया इंक्लूड है उसमें BCG है और जिसमें इसमें इसको मज़ीद 2 में डिवाइड किया गया है। एक अटेनुएटेड है, मतलब जिसमें लाइव बैक्टीरिया इंड्यूस किए जाते हैं, कुछ हैं इनएक्टिवेटेड। तो इनएक्टिवेटेड में ये वो होता है जो किल्ड किए गए होते हैं। ये आप लोगों ने इसकी ये डिवीजन जो है कैटेगरी याद रखना है। जो अटेनुएटेड है, लाइव है, उसमें है BCG और इनएक्टिवेटेड वूल बैक्टीरियल वैक्सीन में 3 एग्जांपल्स हैं, कॉलरा, पर्ट्यूसिस और प्लेग। ठीक है क्लास? और वायरल पार्टिकल जिनमें पूरा वैक्सीन में पूरा वायरल पार्टिकल इंक्लूड है और वो लाइव है, अटेनुएटेड फॉर्म में है, वो है मीजल्स, मम्स, रुबेला। हमने पढ़ा था MMR के वैक्सीन करवाते हैं, तो वो तीनों ही जो है वो
लाइव फॉर्म में वायरसेस इंक्लूड होते हैं उस वैक्सीन में। जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है बट पूरा वायरस पार्टिकल है वो है रेबिस। ठीक है, इसके अलावा इसका जो लाइव में है वो है पोलियो सापिन, और पोलियो साक जो है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म है उसकी। तो क्लास ये आपको इधर से क्लियर हो रहा है कि बेसिकली मैं बता क्या रही हूँ कि एक वैक्सीन होती है। वैक्सीन में हमने दो चीज़ें देखनी होती हैं कि उसमें बैक्टीरिया का या वायरस का कौन सा पार्ट है इंक्लूड है। पार्ट मतलब कि पूरा बैक्टीरिया है या उसका जस्ट एक स्मॉल पार्ट है, स्ट्रक्चर का कोई स्मॉल पार्ट है उस वैक्सीन के अंदर। और दूसरा हमें देखना है कि वो जो अगर हम पूरा बैक्टीरिया डाल रहे हैं फॉर एग्जांपल उस वैक्सीन के अंदर है तो वो जिंदा है या उसे किल करके इंक्लूड किया गया है। तो ठीक है, जिसमें पूरे वो लाइव है, टेनुएटेड फॉर्म में है, उसमें बीसीजी है, एमएमआर है और पोलियो है। ठीक है, ये टेनुएटेड फॉर्म की एग्जांपल्स हैं। इनएक्टिवेटेड में है कॉलरा, परट्यूसिस, प्लेग, रेबिस एंड पोलियो। तो ये नीचे वाली जो दो दो एग्जांपल्स हैं वो वायरस पार्टिकल के वायरल वैक्सीन की हैं और ऊपर वाली बैक्टीरियल वैक्सीन की हैं। ओके क्लास, क्लियर? उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये वाली बात देखना इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीन के अंदर डाला क्या गया है। पूरा बैक्टीरिया है, वायरस है, या जस्ट उसका टॉक्सिन डाला गया। टॉक्सिन में क्या है, टॉक्साइड्स उन्हें कह रहे हैं। तो जैसे ये कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं, टेटनस और डिफ्थेरिया। जी क्लास, ये किसी ने कमेंट किया है तो वो ये पूछ रहे हैं बैक्टीरिया और वायरस इन फुल फॉर्म और पार्ट अलाइव और लेस विरुलेंट। ठीक है, सही है। अगर वो फुल उसका पूरे का पूरा हमने बैक्टीरिया या वायरस इंसर्ट किया है तो उसमें क्या होगा कि क्या एक तो वो किल्ड फॉर्म में होगा, सेकंड ये वो लाइव फॉर्म में। किल्ड में है तो ठीक है, वो किल्ड है बैक्टीरिया या वायरस। लाइव फॉर्म में है तो वो लेस विरुलेंट होगा। लेस विरुलेंट होगा कि हमारी बॉडी में डिसीज़ कॉज नहीं करेगा, बट इम्यूनोजेन होगा कि हमारे जाके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डेवलप करवाएगा। टॉक्साइड वैक्सीन्स की टू एग्जांपल्स हैं, डिफ्थेरिया और टेटनस। डिफ्थेरिया जो है और टेटनस ये दोनों इनएक्टिवेटेड, मतलब इसमें दोनों में जो है किल्ड फॉर्म है। टॉक्सिन ऐड है ना, जस्ट टॉक्साइड ऐड है तो वो इनएक्टिवेटेड है। उसके बाद जो फोर्थ मेन टाइप है वो कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड्स है। कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड्स आपने पढ़ा होगा कि सब बैक्टीरिया के गेट जो है वो कैप्सूल नहीं होता। कुछ बैक्टीरिया के एंड पर जो है वो कैप्सूल प्रेजेंट होता है। तो जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है उनके लिए स्पेशल वैक्सीन बनाई जाती है। उसमें क्या ऐड किया जाता है, वही कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड ऐड किया जाता है। जैसे मेनिंजाइटिस कॉज करने वाले बैक्टीरिया हैं, निमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया हैं और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप भी है। ठीक है क्लास, तो इनके अगेंस्ट जो भी एंटीबॉडी वो वैक्सीन बनेगी, जो जो बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं या निमोनिया कॉज करते हैं, वो सारे कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड वैक्सीन उसमें ऐड होगी। क्लियर क्लास? वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन की मैंने 4 टाइप्स के बारे में बताया है। एक जो है वो अटेनुएटेड लाइव फॉर्म है, सेकंड जो है वो इनएक्टिवेटेड मतलब किल्ड फॉर्म है। तो लाइव में कुछ जो हैं वो वूल बैक्टीरिया की एग्जांपल्स दिए हैं और वूल वायरल पार्टिकल्स के एग्जांपल दिए हैं मैंने। टॉक्साइड में क्या क्या 2 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं और जिसमें कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड पार्ट जो है वो वैक्सीन में इंक्लूड है, उसमें मैंने 3 की एग्जांपल दी है। उसके बाद क्लास ये है कि जब भी हम वैक्सीन करवाते हैं तो आपने देखा होगा कि बच्चों में कोई ना कोई उसका रिएक्शन ज़रूर होता है। वैक्सीन बेसिकली जो है वो जो हमने पीआई प्रोग्राम पढ़ा है वो बच्चों में करवा रहे होते हैं। तो इसमें जो नॉन इम्यूनोलॉजी का रिएक्शन है और इम्यूनोलॉजी का रिएक्शन है। नॉन इम्यूनोलॉजी का रिएक्शन वो होंगे जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता। रिएक्शन होगा बट हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होगा। और इम्यूनोलॉजिकल में ये होता है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होकर रिएक्शंस करेगा। ओके क्लास, तो नॉन इम्यूनोलॉजिकल में सबसे पहले कौन सा है, लोकल रिएक्शंस है। लोकल रिएक्शंस में क्या होगा कि जहाँ पर हमने वैक्सीन लगवाई है तो आपको देखा होगा कि वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, पेन होती है, रेडनेस होती है। ठीक है, और इसके अलावा और आपने क्या देखा होगा कि जब बच्चों को वैक्सीन करवाते
वैक्सीन करवाते हैं तो उन्हें हमेशा फ़ीवर, मतलब आज वैक्सीन लगवाई है तो शाम में ही उन्हें फ़ीवर हो जाता है। फ़ीवर क्यों होता है? क्योंकि हमने एक तरह से एंटीजन, वैक्सीन में एंटीजन है ना जो डिज़ीज़ कॉज़ कर रहा होता है, बट हमने उसकी विरुलेंसी कम करके ऐड किया होता है। तो बॉडी क्या है, एक तरह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन गया होता है, तो इन्फेक्शन की कंडीशन में जो है फ़ीवर हो जाता है। ठीक है, लोकल रिएक्शंस हो गए, इसके अलावा फ़ीवर हो जाता है। इसके अलावा और क्या होता है, परट्यूसिस इंसेफ्लाइटिस, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ परट्यूसिस इंसेफ्लाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। परट्यूसिस में क्या होता है, वूपिंग कफ होती है, ठीक है। और इम्यूनोलॉजिकल में क्या होता है, एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन है, मैंने आप लोग को पहले एक लेक्चर में पढ़ाया था जिसमें हमने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़े थे। तो जो इसमें फर्स्ट टाइप जो है वो एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन की है, वो जो उसमें साइन सिम्टम्स हैं वो इसी में जब इम्यून हमारा सिस्टम इन्वॉल्व होता है तो ये वही साइन सिम्टम्स शो करता है। इसके अलावा जो हम इन्फेक्शन ऑफ फीटल टिश्यूज़, फॉर एग्जांपल अगर प्रेगनेंसी में हम वैक्सीन करवाते हैं तो जो है उसका फीटल टिश्यूज़ के इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इंसेफ्लोमाइलाइटिस है, इंसेफ्लोमाइलाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है क्लास। तो ये इनकी डिवीजन मैंने बताई है कि इम्यूनोलॉजी का कौन से है, नॉन इम्यूनोलॉजी का कौन से हैं। आपके माइंड में कॉमन तो लाजमी रहने चाहिए। लोकल रिएक्शन में आप लोग लिखते हैं रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ठीक है, फेब्राइल रिएक्शन, इसके अलावा फीवर लिखते हैं, और क्या है, इंसेफ्लाइटिस है। ये तो आपको फिंगर टिप्स पे रहना चाहिए, मतलब कॉमन रूटीन की ऑब्जर्वेशंस है ना कि बेबीज़ को, बच्चों को जब भी हम वैक्सीन करवाते हैं तो उनमें ये रिएक्शंस लाजमी होते हैं और हर बच्चे में होते हैं। वैक्सीन करवाते हैं तो उसमें उसके बाद उनमें ये एडवर्स रिएक्शन ज़रूर आते हैं। ओके क्लास, उसके बाद जो है वो टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी। तो मैंने आपको ये पहले पढ़ा दिया है, तो मज़ीद क्लियर करने के लिए कि आपके इसमें मैंने एग्जांपल्स विद एग्जांपल्स बताना है आप लोग को। डिफरेंस आपके सिलेबस में पूछा गया था, टाइप 1 और टाइप 4 में डिफरेंस क्या है, तो इधर से स्लाइड से देखकर आपको इसका डिफरेंस पता चलेगा। तो हाइपर सेंसिटिविटी को हम कैसे, जी। और क्लास मुझे लगता है हीरा के अलावा कोई और भी बच्चा ऐसे इंटरेस्ट से पढ़ रहा है या सुन रहा है क्या? हीरा, रचना के अलावा बाकी भी कुछ आप लोगों के कंसर्न्स हैं या कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं तो आप मुझसे पूछें साथ साथ। Okay class, exaggerated or inappropriate immune response is called as hypersensitivity reactions। ठीक है क्लास, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, वो नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं। बट ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है ये एक तरह से इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स होता है कि मतलब उसने नॉर्मल से ज़्यादा अपना रिस्पॉन्स शो कर दिया है, ठीक है। तो इसे एग्जैचुरेटेड और इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स कह रहे हैं। तो आपको वो क्लियर भी होना चाहिए कि इम्यून रिस्पॉन्सेज 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये भी हाइपर सेंसिटिविटी जो है रिएक्शंस हैं ये भी इम्यून रिस्पॉन्सेज की वजह से ही होते हैं, बट ये इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स हो जाएगा तब वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में आएगा। तो इसकी टाइप्स के बारे में, टाइप 1 है, इसके 3 नाम है बेसिकली, किसी भी नेम से क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या फिर डिफाइन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। जस्ट कभी ऐसे भी लिखा था डिफाइन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये तीनों आपको नेम्स पता होने चाहिए और ये पता होना चाहिए इसमें कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व है। IgE एंटीबॉडी जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 में इन्वॉल्व है। इसका एक पूरा प्रोसेस है कि किस तरह से ये रिएक्शन होता है। ओके क्लास, रिएक्शन मैंने इसके बारे में आपको बता रही हूँ कि रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा कि IgE एंटीबॉडी जो इसमें इन्वॉल्व है
बाइंडिंग ऑफ आईजी एंटीबॉडी टू मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल्स। हमने ये सेल्स इम्यूनिटी में पढ़े थे, इम्यूनिटी के जब सेल्स पढ़े थे तो इसमें मैंने आपको मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स के बारे में बताया था। तो आईजी एंटीबॉडी क्या करेगी कि इनके साथ, इन सेल्स की आउटर लेयर मतलब इनकी कवरिंग के साथ जाके अटैच होगी। तो जब सेकेंड टाइम सेम एंटीजन का एक्सपायर होगा तो क्या होगा कि इन एंटीबॉडीज़ का और इन सेल्स का आपस में क्रॉस रिएक्शन होगा। उस क्रॉस रिएक्शन की कंडीशन में क्या होगा कि जो मास्ट सेल्स या मास्ट सेल्स के अंदर जैसे हिस्टामिन प्रेजेंट थी तो उसकी डीग्रेनुलेशन मीन्स कि जो उसके अंदर था वो बाहर आएगा, रिलीज़ हो जाएगा हिस्टामिन। तो हिस्टामिन जब रिलीज़ होगी तो उसने बेसिकली जो है वो एलर्जी रिएक्शंस जो है वो इंड्यूस करवाती है। तो सबसे पहले क्या है, बाइंडिंग होनी है एंटीजन की हमारे सेल्स के साथ, एंटीबॉडीज़ का जो है हमारे इम्यूनिटी सेल्स के साथ बाइंडिंग हुई है। सेकंड में जो है कि सेकंड स्टेप में क्या हुआ है कि सेकंड जब एक्सपायर होगा सेम एंटीजन का तो उस कंडीशन में इनका आपस में क्रॉस रिएक्शन होगा और मास सेल से जो उसके अंदर हिस्टामिन है वो रिलीज़ होगी। उसके रिलीज़ की कंडीशन में क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शंस होंगे। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको लास्ट टाइम जो है वो एक दो की ही बताई थी, तो इसमें मैंने प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ बताया है। फर्स्ट में जो है फूड एलर्जी, देखा होगा कि मोस्टली लोगों को डिफरेंट फूड के साथ एलर्जी हो जाती है, तो वो जो फूड एलर्जी होगी वो टाइप 1 में आएगी। इसके अलावा और कौन सा है, एलर्जिक एस्थमा है। एस्थमा में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि सीजनल एस्थमा भी मोस्टली लोगों को होता है। उसमें क्या होता है कि जब विंटर सीजन स्टार्ट होने से पहले जो है लोगों को कफ स्टार्ट हो जाती है, तो वो एस्थमा जो है वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आ रहा है। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस है, एलर्जिक रिनाइटिस है, हे फीवर है, ये सारे जो है वो टाइप 1 के एग्जांपल्स हैं। ओके क्लास, क्लियर है? यस हीरा, डिफरेंट होता है। आलमंड जो है वो किसी एक के लिए एलर्जन के तौर पे रिएक्ट करेगा बट बाकी मोस्टली लोगों के लिए वो नॉर्मल है। एक बंदे में वो एलर्जी कॉज कर रहा है बट बाकियों में नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बादाम ख़राब है, इसका मतलब ये है कि उस बंदे को इस फूड से एलर्जी है। और ये बातें हैं जो है आपको किस चीज़ से एलर्जी है ये हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इतना रिएक्शन सीवियर नहीं होता। तो एक बार जब आपको बादाम आलमंड खाने से एलर्जी हो गई है तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि मुझे इस फूड से एलर्जी है और नेक्स्ट उसे खाने से अवॉइड करना चाहिए। टाइप 2 और साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस हैं। इसमें क्या है, आईजीजी एंटीबॉडी इन्वॉल्व है। इसका रिएक्शन ओके क्लास में आपको ये भी क्लियर करती हूँ, हे फीवर के बारे में भी। टाइप 2 है, उससे साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कह रहे हैं। इसमें आईजीजी एंटीबॉडी इन्वॉल्व है। इसमें रिएक्शंस क्या हैं, सबसे पहले क्या है, एंटीजन ऑन सेल सरफेस रिएक्ट्स विद एंटीबॉडीज़। जो भी एंटीजन है वो सबसे पहले क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ के साथ। एंटीजन क्या है, जो बाहर से एलर्जन आया है या कोई भी चीज़ आई है जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल एंटीजन है, उसने एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्ट करना है। उसके रिएक्शन में क्या होगा, कंप्लीमेंट एक्टिवेशन और एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी है। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है टाइप 2 में। कंप्लीमेंट एक्टिवेट होंगे, इसके अलावा सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी होगी। तो सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी में क्या होगा, बेसिकली सेल की डिस्ट्रक्शन होगी जी। तो सेल डिस्ट्रक्शन होगी, तो इसकी एग्जांपल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हैं, ऑटोइम्यून हीमोलिटिक अनीमिया है। तो मैंने ये बताया था सेल डिस्ट्रक्शन होती है, तो अनीमिया किस कंडीशन में होता है कि अपनी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारी जो सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो हीमोलिटिक में ये ब्लड की एक टाइप है, तो हीमोलिटिक अनीमिया होगा इसके एग्जांपल्स में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और ऑटोइम्यून हीमोलिटिक अनीमिया। जब ब्लड सेल्स की बार बार डिस्ट्रक्शन होगी तो वो बॉडी किस में जाएगी, अनीमिया कंडीशन में जाएगी। टाइप 3 और इम्यून कम्प्लेक्सेस हैं। इसमें जो है एंटीबॉडीज बाइंड टू एंटीजन टू फॉर्म इम्यून कम्प्लेक्सेस इन सर्कुलेशन।
इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो सर्कुलेशन में ही, सर्कुलेशन कौन सी है, ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन में जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन के साथ बाइंड होगी, दोनों का आपस में बाइंडिंग के बाद क्या होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस सब्सिक्वेंटली डिपॉजिट इन टिश्यूज़। तो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इम्यून कॉम्प्लेक्स में जिसमें एंटीबॉडीज़ और एंटीजन इन्वॉल्व है, ये दोनों की बाइंडिंग के बाद वो सर्कुलेशन से कहाँ पर आ जाएंगे, डिफरेंट टिश्यूज़ में आएंगे। अब टिश्यूज़ में आकर क्या करेंगे, अपने वही इनका भी फंक्शन होगा, कंप्लीमेंट एक्टिवेट करेंगे। और क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स रिलीज होंगे, जैसे कि लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं। लाइसोसोमल एंजाइम्स ने क्या करना होता है, टिश्यू डैमेज कर देंगे। और टिश्यू डैमेज में वही होगा कि एक तरह से हमारा जो है इम्यून कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन्वॉल्व हो गया। उसने क्या किया है कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे इसमें एग्जांपल्स में आएगा, जैसे सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है, और सेकेंड एग्जांपल में है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस है। तो मैंने आपको बताया था SLE क्या है, एक ऑटोइम्यून डिजीज़ ही है। ऑटोइम्यून डिजीज़ कि हमारा जिसमें इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है और हमारी एंटीबॉडीज़ हमारे ही सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। इसके अलावा जैसे ये सेकेंड एग्जांपल है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, जब पोस्ट से पता चल रहा है कि बाद में जब स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन होगा तो उसके बाद में क्या होता है, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस है कि किडनीज में जो है उसकी नेफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन पीछे से हो जाती है। तो ये उसका एक तरह से टाइप 3 मतलब पोस्ट इन्फेक्शन होगा, तो वो टाइप 3 में आ रहा है। क्लास किसी ने कहा है टाइप 3 जो है वो रिपीट कर दें। जैसे सबसे पहले क्या है, वही सेकेंड वाला ही जैसे टाइप 2 में हुआ था, एंटीजन का एंटीबॉडीज़ के साथ आपस में इंट्रैक्शन होगा। इधर क्या हुआ, एंटीबॉडीज़ जो है वो एंटीजन के साथ कंबाइन हुई हैं, कहाँ पर, इन दोनों का आपस में इंट्रैक्शन होगा, ब्लड सर्कुलेशन में होगा। दोनों आपस में कंबाइन हुए, वहाँ से वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट हुए, डिफरेंट टिश्यूज़ में। टिश्यूज़ में जाकर इन्होंने क्या करना है, कंप्लीमेंट को एक्टिवेट करेंगे। इन दोनों के इंट्रैक्शन में क्या होगा, कंप्लीमेंट एक्टिवेट, हमारा इम्यून सिस्टम भी तो इन्वॉल्व होगा ना, कि एंटीजन आया हुआ है बॉडी में तो हमने क्या इम्यूनिटी शो करनी है, उसकी कंडीशन में कंप्लीमेंट एक्टिवेट होंगे। और कंप्लीमेंट एक्टिवेट्स होने पर वो डिफरेंट टाइप्स के लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज़ करवाएंगे। तो ये जो एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे हैं बेसिकली ये उन टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं जहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं। तो इधर बेसिकली हो क्या रहा है, किन की डैमेज हो रही है, सेल्स की नहीं हो रही, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन में नहीं है इस टाइम, वो किधर है, टिश्यूज़ के अंदर है। तो टिश्यूज़ में जब लाइसोसोमल एंजाइम्स आ रहे हैं तो वो उन्हीं टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करेंगे जहाँ पर वो इस टाइम प्रेजेंट है। क्लियर हो रहा है क्लास? टाइप 3 जो है वो टिश्यूज़ में रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ में। तो वहाँ पर एंड पर सेकेंड टाइप आप देखें तो इसमें देखा है सेल डिस्ट्रक्शन हुई है। सेल डिस्ट्रक्शन कौन से हैं, तो जैसे ब्लड के अंदर थी, ब्लड के अंदर ये रिएक्शन हुआ है तो इसमें ब्लड डिस्ट्रक्शन हुए हैं, ब्लड के सेल्स की डिस्ट्रक्शन हुई है। तो टाइप 3 रिएक्शन जो हैं वो टिश्यूज़ में हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर टिश्यूज़ की डिस्ट्रक्शन हुई है। क्लियर क्लास? तो उसकी दो एग्जांपल्स हैं, SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस विच इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज़। ऑटोइम्यून डिजीज़ भी आपने शायद पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी। ऑटोइम्यून डिजीज़ वो होती हैं जो हमारी बॉडी हमारे ही अगेंस्ट जो है कोई ना कोई डिजीज़ कॉज करती है, मतलब बाहर से कोई एंटीजन नहीं आया। क्लियर क्लास? और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस भी ऑटोइम्यून ही है। जी, टाइप 3 में जो है टिश्यू डैमेज है और टाइप 2 में सेल्स की डिस्ट्रक्शन है। क्लियर क्लास? उसके बाद जो इसकी फोर्थ टाइप है वो है टाइप 4 और डिलेड और सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है। तो क्लास इसमें एक डिलेड से पता चल रहा है कि ये फ़ौरन से रिएक्शन नहीं होता, और सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी से पता चल रहा है कि इसमें सेल्स इन्वॉल्व है, एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है क्लास? तो नाम से ही एक तरह से पता चल जाता है कि क्या इसके अंदर इसका प्रोसेस क्या होगा। तो हमने टू टाइप्स की, एक पढ़ा था ह्यूमोरल इम्यूनिटी और दूसरी हमने पढ़ी थी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी में भी सेल्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में सेल्स इन्वॉल्व थे।
ठीक है। और इसमें क्या है, एंटीबॉडीज़ मैंने आपको बताया कि पहले 3 में एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व थी, बट टाइप 4 में सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है, तो इसमें सेल्स ही होंगे इन्वॉल्व। कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं? टी सेल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, हमने 2 सेल्स के बारे में पढ़ा था, बी सेल्स और टी सेल। बी सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे थे, तो वो इन तीनों टाइप्स में इन्वॉल्व है। जो एक टाइप है टी सेल्स, तो वो इसमें टाइप 4 में इन्वॉल्व है। तो ये एक डिफरेंस है टाइप 1 का टाइप 4 से। टाइप 1 में जो है एंटीबॉडीज इन्वॉल्व हैं और टाइप 4 में सेल्स इन्वॉल्व हैं। इसमें रिएक्शंस किस तरह, रिएक्शन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेशन अपॉन सेकेंड एक्सपायर। जब भी कोई एंटीजन सेकेंड टाइम आएगा तब जो है वो टी सेल्स की एक्टिवेशन होगी। टी सेल्स एक्टिवेट होकर क्या करेंगे? लिम्फोकाइंस रिलीज करेंगे। लिम्फोकाइंस वही हैं जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, व्हाट आर साइटोकाइंस। तो साइटोकाइंस को ही लिम्फोकाइंस कहते हैं, इसके अलावा इम्यूनो लिम्फोकाइंस कहते हैं। ठीक है, ये लिम्फोकाइंस जो हैं वो रिलीज होंगे और इस कंडीशन में क्या होगा? सेल्स इन्फ्लेम्ड होंगे। ओके क्लास, आपने मुझे कहा कि सारे स्लाइड्स रिपीट करूं, तो मैं अभी कर देती हूँ। पहले ये वाली स्लाइड ख़त्म हो ले जी। तो क्लासेस में क्या हुआ है? सेल्स की इन्वॉल्वमेंट हुई है, टी सेल्स इन्वॉल्व हुई हैं, टी सेल्स ने लिम्फोकाइंस रिलीज़ किए हैं। लिम्फोकाइंस की कंडीशंस जहाँ पर रिलीज़ हुए हैं तो वहाँ कंडीशन एंड रिजल्ट क्या हुआ है? सेल्स इन्फ्लेमेशन हुई है। तो इसकी एग्जांपल क्या है? ट्यूबरक्लिन टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 1 डायबिटीज़ और एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। ठीक है क्लास। क्लास मुझे रिपीट करने के लिए कहा है, इसलिए मैं जस्ट ओवरव्यू में शॉर्ट बताऊंगी आप लोग को। वैक्सीन के बारे में बताया है कि जो हम वैक्सीन लगवाते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है? एक स्मॉल पार्ट ही होता है उसी ऑर्गेनिजम्स का जिसके अगेंस्ट हमने वैक्सीन लगवानी होती है। ठीक है, सस्पेंशन और फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या है? एक तरह से पैथोजन ही होता है। कौन सा? कोई भी वायरस है या बैक्टीरिया है। फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज़ यूज्ड टू इंड्यूस इम्यूनिटी। और वैक्सीन हम किसके लिए लगवा रहे होते हैं? इम्यूनिटी इंड्यूस करवाने के लिए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वैक्सीन लगवाने के प्रोसेस को वैक्सीनेशन कह रहे हैं। इसके 4 पर्पसेस मैंने आपको बताए हैं कि सबसे पहले एक पर्पस क्या है कि हम सोच रहे हैं कि जो बाद में कोई ऐसी डिजीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है वो हमें ना हो, तो इसके लिए हम जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाते हैं। एक हमारा पर्पस क्या होता है कि डिजीज़ हो गई है फ़ौरन से उसके अगेंस्ट हमने एंटीबॉडीज़ चाहिए, तो इसमें पैसिव इम्यूनिटी जो इसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ बनेंगे वो इमीडिएट प्रोटेक्शन देंगी। जैसे रेबीज़ के अगेंस्ट या स्नेक बाइट्स के अगेंस्ट फ़ौरन से प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ लगवाते हैं। थर्ड हमारा क्या है कि हमारा पर्पस क्या है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करें। फोर्थ हमारा क्या पर्पस है कि इरेडिकेशन हो जाए जिस अगेंस्ट के वैक्सीन के अगेंस्ट है, जिस डिज़ीज़ के अगेंस्ट हम वैक्सीन करवा रहे हैं हमारा लॉन्ग टर्म पर्पस ये है कि वो डिज़ीज़ इस दुनिया से ख़त्म हो जाए। जैसे कि स्मॉल पॉक्स जो है वो इरेडिकेट हो गई है। वैक्सीन केयर के बारे में मैंने बताया, तो उसकी केयर जो है उसका टेम्परेचर एक मेन इंपॉर्टेंट बात है। उसका टेम्परेचर जो है उसकी रेंज है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। और इसके लिए जो स्पेशल रेफ्रिजरेटर्स जो हैं जिसे पर्पस बिल्ट रेफ्रिजरेटर्स कह रहे हैं उसे प्रेफरेंस दी गई है। और इसके अलावा स्टाफ के बारे में बताया गया है कि वो स्टाफ को ट्रेंड होना चाहिए। वैक्सीन्स की मैंने टाइप्स बताई हैं, तो बेसिकली इसमें 4 टाइप्स जो हैं वूल बैक्टीरियल सेल वैक्सीन है, वूल वायरल पार्टिकल वैक्सीन्स है, थर्ड जो है वो टॉक्साइड है और फोर्थ जो है कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड्स हैं। और उसमें डिफरेंट मैंने एग्जांपल्स दी हैं। उसके एडवर्स रिएक्शंस के बारे में बताया कि जब भी कोई वैक्सीन करवाते हैं तो इसमें ये नॉन इम्यूनोलॉजी का रिएक्शंस तो मोस्ट होते हैं स्पर्ट्यूसिस के अलावा ना, लोकल रिएक्शंस होंगे, इसके अलावा फीवर होगा। कई बार जो है हमारा इम्यूनोलॉजी का रिएक्शंस भी शो होते हैं जिसमें ये मैंने डिफरेंट टाइप्स बताई हैं। हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में बताया है, जो इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है
डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया। टाइप 1 है, उसमें एंटीबॉडीज़ कौन सी इन्वॉल्व हैं, उसकी एग्जांपल्स कौन सी है, और इनका डिफरेंस अब मैंने क्लास आपका क्वेश्चन होगा टाइप 1 में और टाइप 4 में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस सबसे पहले एक ये होगा कि इसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व हैं, बट टाइप 4 में सेल्स इन्वॉल्व हैं। सेकंड डिफरेंस में आप ये लिखेंगे कि ये इमीडिएट रिएक्शन होता है, फ़ौरन से रिएक्शन होता है, और डिलेड में ये होता है कि वो सेकंड एक्सपायर पर होता है कि सेकंड टाइम जब इन्फेक्शन होगा, सेम पैथोजन आएगा, तब वो रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, उसमें जो है एंड पर क्या होता है कि सेल्स की इन्फ्लेमेशन होती है। इधर इसमें एंड प्रोडक्ट में एंड में क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शंस होंगे। एलर्जिक रिएक्शंस में हमने देखा होगा कि क्या होता है, एलर्जी हो जाती है। एलर्जी में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, ये एलर्जिक रिएक्शन होंगे। उसमें सेल्स की इन्फ्लेमेशन होगी एंड में। डिफरेंट एग्जांपल्स इधर दी हुई है, इधर फूड एलर्जी है तो उधर जो है वो डिफरेंट ट्यूबरक्लिन टेस्ट है, ट्यूबरक्लिन टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इन्फ्लेमेशन में क्या है, ट्यूबरक्लिन टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसमें कैसे आ रहा है, मतलब किस तरह ये एग्जांपल इधर आई है। तो आपने देखा होगा कि जब ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन की टेस्ट डोज लगाई जाती है। टेस्ट डोज मीन क्या होता है कि ये वैक्सीन हर एक को नहीं लगाई जाती, पहले टेस्ट डोज दी जाती है। टेस्ट डोज में क्या करते हैं कि ज़रा सी वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है और वो एरिया मार्क कर दिया जाता है जहाँ पर वो वैक्सीन लगाई जाती है। तो हमने 10 मिनट्स बाद 5 मिनट्स के बाद वहाँ वो एरिया ऑब्जर्व करना होता है। तो जिसमें पहले से मतलब ट्यूबरक्लोसिस हुआ होता है तो उसमें क्या होता है, हाइपर सेल्स इन्फ्लेमेटेड हो जाते हैं कि वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये जो हम चेक कर रहे हैं ये टाइप 4 में आ रही है, तो उसमें पहले से ये इन्फेक्शन था। ठीक है, तो अब हमने जब दोबारा से चेक किया है तो फ़ौरन से बॉडी ने अपना जो है वो रिस्पॉन्स शो किया है। नहीं, क्लास नेक्स्ट लेक्चर मेरा नहीं है, मैडम रुबीना का है। ओके क्लास, तो ये आपने विद एग्जांपल्स जो हैं वो 4 टाइप्स याद रखनी है और इनका आपस में कंपैरिजन याद रखना है। क्लियर है? चलें क्लास, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ। मैंने ऊंची ऊंची बोलना। लेक्चर है आपका? अच्छा, थोड़ी सी मेरी आदत है ऊंचा बोलने की, कोशिश करूंगी आस्ता बोलने। साइमा मुझे हैंड फ्री दे देना। जी मैडम। नहीं सर, बस मैं अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ। जी मैडम, बस कर।
ओके मैम।